हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम एक बार कंटेक्स्ट के ऊपर देख लेते हैं। सितंबर 2020 की बात है कि दिल्ली पुलिस ने एक जर्नलिस्ट को, जिसका नाम है राजू शर्मा, जो कि पीतमपुरा दिल्ली का रहने वाला है, उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगा दिया। उसके पीछे कारण था कि उसके पास कुछ डिफेंस रिलेटेड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर उस टाइम पे हमारे अक्साई चीन रीजन के ऊपर चाइनीज ट्रूप्स की और इंडियन ट्रूप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी और इनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिनसे इंडियन ट्रूप की मूवमेंट का पता लगाया जा सकता है। इसलिए इनको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर पकड़ लिया गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ये 1923 में बना था, इसलिए इसके पीछे 1923 लगा दिया गया है। यहां पर दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन पाई गई है कि उनके बेसिस पे हम सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को लगा सकते हैं। पहले है आपकी स्पाइंग और एस्पेनेज केसेस में, और दूसरे है आपकी कोई भी ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट की है और उसको कोई डिस्क्लोज कर दे। क्योंकि ओएसए कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है ओएसए के पास कि वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी को बता सके, इसीलिए गवर्नमेंट अपना एक ही मॉड्यूल है उनका, जिसको हम मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस 1994, उसको यूज करते हैं और उसके बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को वो क्लासिफाई करते हैं कि ये सीक्रेट है या नहीं है। क्योंकि सीक्रेट इंफॉर्मेशन हम इससे लेके आ सकते हैं, तो यहां पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्लासिफाई किया गया है किसी भी ऑफिशियल कोड को, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसा डाटा जो ऑडियो विजुअल फॉर्म में हो और उसको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज किया जाए जो कि गवर्नमेंट के एडवर्सली जाता हो। अब अगर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो कि इन दोनों केसेस में अगर ओएसए के अंडर आता है, तो उसको अप टू 14 ईयर इंप्रिजमेंट हो सकती है और साथ में उसको फाइन भी लगाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ओएसए का बैकग्राउंड है क्या, कहां से ये आता है। तो हम आपको ये बताते हैं कि इंडियन ऑफिशियल एक्ट जो है, जो कि 1889 के अंदर आया था, उसका मेन प्राइमरी जो मोटो था वो था कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जारी कर रहा है जो कि गवर्नमेंट को अपोज कर रहा है, यानी कि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज कर रहा है उसके ऊपर ये एक्ट लगा दिया जाए, उसको सप्रेस कर दिया जाए और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसे एक्ट आ चुके थे, खासकर की लॉर्ड लिटन की टर्म के अंदर, और इसी तरीके के एक और वाइसरॉय होते थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह लगाए थे, आर्म्स एक्ट लगाए थे, यूनिवर्सिटी एक्ट ऐसे ऐसे पास कर रखे थे कि जिनसे लोग को सप्रेस करना बहुत ही आसान हो। तो लॉर्ड कर्जन ने ही ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 को एक बहुत ही भयंकर रूप दिया था। तो उसी के कारण फिर 1923 में इसको एक अलग वर्जन प्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर सभी तरह की इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी को इंक्लूड कर दिया गया और इसके जो पर्सपेक्टिव है वो और भी ज्यादा वाइड कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं कुछ एक ऐसे इश्यूज के बारे में जहां पे ओएसए हमें देखने को मिलता है और उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात है हमारी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के रिलेटेड, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था और इसका मेन मोटो होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, खासकर की जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उसकी इंफॉर्मेशन आप निकलवा सकते हैं। लेकिन आरटीआई एक्ट के अंदर ही यह बात भी बोली गई थी कि अगर कहीं पे भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि ओएसए के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहां पर ओएसए को इनकंसिस्टेंट माना जाएगा और वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आरटीआई एक्ट के अंडर ला दी जाएगी और आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन वहीं पे आरटीआई एक्ट के अंदर ही एक और प्रोविजन था, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 का, जहां पर गवर्नमेंट रिफ्यूज कर सकती है कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट ने सीक्रेट बता दिया है। तो दोस्तों ये सीक्रेट यहां पर की टर्म है। तो यहां पर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट सीक्रेट बता देती है तो वो डॉक्यूमेंट आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा और उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट
किसी को भी नहीं देगी। तो पहली बात यहां पर कंफ्लिक्ट आता है। दूसरी बात आती है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर हम बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हैं, यानी कि वहां पर पोटेंशियल ब्रीच के बारे में बात करी गई है और उसका कई बार मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो इस मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कई जो मासूम लोग होते हैं, खासकर कि जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट लिख दिए हैं अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। तो यहां पर मिस इंटरप्रिटेशन काफी बार देखने को पाया गया है। यहां पर हम बोल सकते हैं कि द सेक्शन मेक इट ए पनिशेबल ऑफेंस टू शेयर इंफॉर्मेशन दैट में हेल्प इन एनिमी स्टेट। तो कई बार जर्नलिस्ट को ये बात पता नहीं होती, क्योंकि वो जर्नलिस्ट है तो वो हमेशा एक ऐसी इंफॉर्मेशन के सर्च में रहते हैं कि जो कि उनके चैनल को एक बढ़ावा दे, एक उनको बताए कि हाँ भाई हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। बट उसके साथ ही इन्होंने बोला है कि हैंडी फॉर ए बुकिंग जर्नलिस्ट व्हेन दे पब्लिसाइज इंफॉर्मेशन मे कॉज एम्बैरेसमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ और द आर्म फोर्सेस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे एफर्ट भी डाले गए हैं ओएसए को चेंज करने के लिए टाइम टू टाइम। सबसे पहली जो बात है वो करी गई है लॉ कमीशन ने। लॉ कमीशन यहां पर 1971 में पहली ऐसी ऑफिशियल बॉडी थी जिसने ओएसए को यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को ऑब्जर्व किया था। उसने बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो सीक्रेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ओएसए के प्रोविजन के अंदर लाया जाए। तो इसके लिए अलग अलग चीजें उन्होंने फिर सजेस्ट भी की थी, बट लॉ कमीशन ने किसी भी अपने रिकमेंडेशन को यहां पर एक्ट के अंदर चेंज नहीं लाने दिया। उसके बाद आता है आपकी सेकंड एआरसी रिपोर्ट, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट जारी की गई थी 2006 के अंदर, उसने भी ओएसए को रिपील करने के बारे में बोला था और उसने तो ये तक बोल दिया था कि ओएसए को रिप्लेस करके वहां पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही एक अलग से चैप्टर डाल दिया जाए जिसके अंदर ओएसए जैसी कोई भी पर्टिकुलर चीज हो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स के अंदर आती है वो वहां पर रखी जा सके। तीसरी बात यहां पर आती है गवर्नमेंट कमेटी की, जो कि 2015 के अंदर सेटअप की गई थी, जिसको आरटीआई के साथ मिलाकर बात की गई थी उनकी। और फोर्थ आती है आपकी कैबिनेट सेक्रेटरीट 2017। उसने बोला था कि ओएसए को अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। अब यहां पर कुछ ऐसे इंस्टांसेस भी आते हैं जहां पे हमें दिखा है कि ओएसए को इन्वोक किया गया, यानी ओएसए को अप्लाई किया गया और उनके बेसिस पे लोगों को पकड़ा भी गया है। उनमें से सबसे फेमस है 1985 का कुमार नारायण स्वामी स्पाई केस, जो कि बहुत सालों तक चला था। उसके बाद जो रिसेंटली में हमें देखने को मिलता है, ये मिलता है हमारी जो एक डिप्लोमेट थी माधुरी गुप्ता, जो कि इंडियन हाई कमीशन थी इस्लामाबाद के अंदर। तो इनको 2018 के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटेंस कर दिया था ओएसए के अंडर ही। इनको 3 साल की जेल का सेंटेंस दिया गया था क्योंकि इन्होंने एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर किया था पाकिस्तान की आईएसआई के साथ। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक पेपर की क्लिप है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने कमेंट जरूर डाला कीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको किस तरीके की वीडियो देखना पसंद है। थैंक यू फ्रेंड्स।